दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आया था और आज 13 जुलाई है। 4 जून को जो परिणाम आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी केवल 240 सीटों पर सिमट गई थी। वो बात अलग है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के सहारे वो सरकार में है, यानी एनडीए की सरकार चल रही है। लेकिन 13 विधानसभा के उपचुनाव आज हुए, आज उसके नतीजे आए और नतीजे वही ट्रेंड बता रहे हैं जो 4 जून को आए हुए लोकसभा के नतीजों का था। 13 में से 11 सीटें गंवा दी बीजेपी और उसके सहयोगियों ने, एनडीए ने। 11 सीटों पर विपक्ष जीता, इसमें से 10 पर इंडिया अलायंस और एक निर्दलीय जो बिहार की सीट थी। अब इन सीटों में से बंगाल की 4, उत्तराखंड की 2, हिमाचल प्रदेश की 3, उसी तरह से एक आपकी तमिलनाडु की, कुल मिलाकर के 7 राज्यों की जो 13 सीटें थीं, जिसमें से आपका पंजाब की 1, बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1। इन सीटों में से सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा हो रही है वो है उत्तराखंड का बद्रीनाथ। दूसरी जिस सीट की चर्चा हो रही है वो आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर। तीसरी एक और महत्वपूर्ण सीट थी और वो सीट थी बिहार की रुपौली, जहां जेडीयू के हाथ से वो सीट निकल गई। निर्दलीय शंकर सिंह वहां पर चुनाव जीते। तो ये 3-4 सीटें बहुत महत्वपूर्ण थीं और उन सीटों में नतीजा इंडिया अलायंस के पक्ष में रहा। पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कौन सी सीट किसके पास रही। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट, इसकी भी चर्चा हो रही है क्योंकि ये छिंदवाड़ा में है और पिछले विधानसभा चुनाव में जहां से कमलनाथ आते हैं उस छिंदवाड़ा की 7 में से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में थी। लेकिन अमरवाड़ा सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी 3000 वोट से हार गई। और आश्चर्य इस बात का कि लंच तक जहां कांग्रेस का प्रत्याशी काफी आगे चल रहा था, वो लंच के बाद अचानक चुनाव हार गया। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आरोप लगाया कि कैसे वहां प्रशासन की मिलीभगत से ये खेल हुआ है। कांग्रेस पार्टी का भी ये दायित्व था कि वो काउंटिंग के समय पूरी मुस्तैदी के साथ रहते। अब ये नहीं है कि काउंटिंग करने वाले लोग, जो प्रशासनिक मशीनरी थी, वो लंच करने के लिए गए तो आप भी चले गए। अब मोदी युग में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि नहीं साहब सब कुछ पाक साफ हो रहा है तो फिर बेकार है। दूसरा, बिहार की रुपौली सीट जहां निर्दलीय के खाते में गई है, शंकर सिंह ने ये सीट जीती है और जेडीयू से छीनी है। पंजाब की जो जालंधर सीट थी वो आम आदमी पार्टी ने जीती। बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही और तीसरे पर कांग्रेस रही। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें थीं, रानाघाट दक्षिण, रायगंज, वागदा, मानिकतला। ये चारों सीटें टीएमसी ने जीती हैं। तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने सफाया कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें और तीनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण थीं। उत्तराखंड की 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण थीं और इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया एक तरह से। लेकिन इस उपचुनाव में क्या हुआ, हमीरपुर की सीट केवल और केवल 1500 वोट से बीजेपी ने जीती। और हमीरपुर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहां से अनुराग ठाकुर आते हैं। अगर ये सीट हाथ से निकल जाती तो बड़ी बदनामी होती है अनुराग ठाकुर की, केवल 1500 वोट से।
देहरा और नलगढ़ सीट ये दोनों कांग्रेस के खाते में गई। उत्तराखंड की दोनों महत्वपूर्ण सीटें, एक तो बद्रीनाथ, दूसरा मैंगलोर, इन दोनों की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों सीटें पहली बात तो कांग्रेस के खाते में गई, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बद्रीनाथ माने अयोध्या के बाद बद्रीनाथ ये सीट बीजेपी से छीन ली कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी मैंगलोर सीट पर निजामुद्दीन साहब चुनाव जीते, मुस्लिम कैंडिडेट, और यहां पर जब वोटिंग हो रही थी तो यह आरोप लगाया था कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, और मैंगलोर सीट कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। हालांकि यहां बीएसपी पिछली बार जीती थी, ये सीट बीएसपी से छीनी है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो मुस्लिम कैंडिडेट और बीएसपी का भी मुस्लिम कैंडिडेट था, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने ये सीट जीती, निजामुद्दीन ने ये सीट जीती। सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हो रही है वो है बद्रीनाथ की सीट। बद्रीनाथ क्योंकि धार्मिक स्थल है, केंद्र है, और यहां पर बीजेपी का चुनाव हारना क्या कहता है इसका विश्लेषण तो मैं करूंगा ही, लेकिन एक आखिरी सीट जो तमिलनाडु की है विक्रवंडी, इस सीट पर डीएमके ने चुनाव जीता, वहां की अपनी पार्टी और सरकार वाली पार्टी। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर मैं बात करने के लिए आपसे हाजिर हुआ हूं। पहले अयोध्या और फिर बद्रीनाथ की ये जो कांग्रेस पार्टी की जीत, इंडिया अलायंस की जीत है, और उससे ज्यादा बीजेपी की जो हार है वो क्या कहती है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने एक दलित प्रत्याशी को उतारा था, हालांकि ये सामान्य सीट है, अवधेश प्रसाद पासी, और इस सीट पर 50,000 से ज्यादा वोटों से सपा के प्रत्याशी ने भाजपा के लल्लू सिंह को हराया। और लल्लू सिंह कौन है? जिन्होंने कहा था कि संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, नरेंद्र मोदी ने सारे शंकराचार्यों को किनारे खड़ा करके या दूर करके खुद उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की, पूरा भव्य आयोजन हुआ, करोड़ों रुपया व्यय हुआ, और इस देश के बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार, सारे लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन अयोध्या की जनता वहां नहीं थी। राम पथ के नाम पर लोगों की जमीनें ले ली गई, लेकिन ठीक से मुआवजा नहीं मिला, एक तरह से आप कहें कि हड़प ली गई। एक और अभी घोटाला सामने आया कि 2019 में जब राम मंदिर का फैसला आया था, उसके बाद ही अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर के और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों ने, बीजेपी के, सपा के कुछ नेताओं ने वहां पर जमीनें खरीद ली। गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम व्यापारियों ने होटल खड़े कर दिए, और वहां जो पैसा लगता है उस पर सामान्य व्यक्ति तो कोई जा करके उन होटल में रात नहीं गुजार सकता है। वीआईपी दर्शन वहां पे होते हैं, ये भी एक आरोप है। और रामपथ का हाल तो अभी पहले ही बारिश में दिखा कि वो सड़क टूट गई। अपार भ्रष्टाचार राम मंदिर के नाम पर, और इसका सिला ये मिला कि अयोध्या की जनता ने हरा दिया बीजेपी को। जो संविधान बदलने के लिए कह रहे थे उनको हरा दिया, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने ईश्वर के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए पैतरेबाजी की, उनको चुनाव हराया अयोध्या की जनता ने। क्योंकि लोकतंत्र में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं होती है, लोगों की भूमिका होती है, नागरिकों की भूमिका होती है। और इस हार के बाद उन भक्त मंडली से आप पूछे जिन्होंने कहा कि वहां आप सामान नहीं खरीदेंगे, जाइए दर्शन कीजिए, लेकिन वहां पानी मत खरीदिए, ये मत खरीदिए, वो मत खरीदिए। और ये क्यों चिढ़ दिख रही थी? क्योंकि एक दलित ने हरा दिया था लल्लू सिंह को। लोग तो अब ये पूछ रहे हैं कि बद्रीनाथ में भी आप हारे हैं, तो उस भक्त मंडली को अब ये कब होगा कि वो वहां बायकॉट करें कि आप जाइए धाम तीर्थ यात्रा पर जाइए, लेकिन वहां पानी मत खरीदिए, बिस्किट मत खरीदिए। ये होगा क्या? ये नहीं होगा। और उसके बजाय मैंने कहा कि अयोध्या में जो हुआ वो है। तो बद्रीनाथ में चुनाव हारना, वो शंकर का स्थल है, अयोध्या राम की स्थली मानी जाती है। लोग तो ये भी नारा लगा रहे हैं कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ और अब बारी काशी और
मथुरा की है, माने अयोध्या और बद्रीनाथ तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारा लग रहा है। तो बनारस में तो नरेंद्र मोदी चुनाव हारते हारते बचे हैं, बच करके निकल गए राहुल गांधी के शब्दों में। और मथुरा में भी कुछ ऐसा नहीं था, बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, कोई ढंग का कैंडिडेट होता तो हेमा मालिनी चुनाव हार जाती। तो उपचुनाव ने उसी पैटर्न को दोहरा दिया है और ये बता दिया है कि अब यू टर्न नहीं होने वाला है। बीजेपी के हार ये सुनिश्चित कर रही है कि उन तमाम ईडी सीबीआई एजेंसियों के दुरुपयोग के बावजूद, चुनाव आयोग की मंशा के बावजूद, कारपोरेट के दुरुपयोग के बावजूद, गोदी मीडिया के सहारे के बावजूद अब भारतीय जनता पार्टी का अवसान शुरू हो गया है। यहां से आप कह सकते हैं कि मोदी युग के अंत की शुरुआत हो गई। अब ये रिवर्स गियर इसमें नहीं लग सकता है। नरेंद्र मोदी की छवि अब खत्म हो चुकी है। लोकप्रियता उनसे ज्यादा आजकल राहुल गांधी की है। संविधान बचाने का जो मुद्दा था वो यहां पे भी काम कर रहा था। रोजगार का सवाल, नीट का सवाल, और ये वो लोग भी हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक तो खड़ा ही हुआ है बीजेपी के खिलाफ। अब वो लोग भी जो बीजेपी के समर्थक रहे पिछले 10 साल से, अब वो भी धीरे धीरे अपने बच्चों के रोजगार के सवाल पर, एजुकेशन के सवाल पर, महंगाई के मुद्दे पर खड़े होने लगे हैं बीजेपी। अब वो ज्यादा बीजेपी के बारे में बोलते नहीं हैं, पहले जिस तरह से समर्थन करते थे। तो ये जो चेंज हो रहा है पैटर्न, वो ये दिखाता है कि अब बीजेपी अवसान की तरफ जा रही है, अब लौट करके नहीं आ सकती। शुक्रिया।